बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने लिम्फोइड न्यूप्लाज्म को डिस्कस किया था। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की पैथोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है माइलॉइड न्यूप्लाज्म। ठीक है, तो ये लिम्फोइड और माइलॉइड जो हमारे पास ये लीनिएज है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा देखते हैं, तो फिर हम बात करेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं हम। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास ये जो लीनिएज होती है इसका क्या मतलब होता है। तो हमारे पास जो सबसे पहले प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं ना, वो हमारे पास डिवाइड होते हैं या तो हमारे पास माइलॉइड लीनिएज में या हमारे पास लिम्फोइड लीनिएज, दो लीनिएज में वो हमारे पास डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि माइलॉइड लीनिएज जो होती है वो आगे बनाती है हमारे पास रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स सारे। तो ये सारी बात है। सबसे पहले दोबारा से हम इस बात को रिपीट करते हैं कि हमने क्या बात की है। हमारे पास होता क्या है कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हमारे पास होते हैं मल्टी पोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, और ये मल्टी पोटेंट स्टेम सेल जो हैं, ये वाले मल्टी पोटेंट स्टेम सेल हमारे पास डिवाइड होते हैं या तो माइलॉइड स्टेम सेल में या लिम्फोइड स्टेम सेल में। ठीक है, तो लिम्फोइड स्टेम सेल के न्यूप्लाज्म जो भी थे कल हमने डिस्कस किए, उसमें हमारे पास इन्वॉल्व था हमारे पास बी और टी सेल का लिम्फोमा जो था, क्रोनिक भी था, एक्यूट भी था, दोनों टाइप्स थी। ठीक है, इतनी भी बातें करेंगे वो इस माइलॉइड स्टेम सेल के बारे में करेंगे। ठीक है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल में फर्दर डिवाइड होता है, और माइलॉइड स्टेम सेल फर्दर हमारे पास अरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस और मोनोसाइटोपोइसिस, ये सारे के सारे फर्दर सेल आगे बनते हैं। अरिथ्रोपोइसिस होगी तो हमारे पास रेड ब्लड सेल बनेंगे, अगर हमारे पास थ्रोम्बोपोइसिस होगी तो प्लेटलेट बनेंगे, ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस होगी तो हमारे पास इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो मेनली हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो हैं वो भी बनते हैं इसी लीनिएज के जरिए, और हमारे पास जो मोनोसाइट है मैक्रोफेजिस वो भी इसी लीनिएज से बनेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी सारी लीनिएज को डिस्कस करेंगे। दोबारा से हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है माइलॉइड न्यूप्लाज्म। तो माइलॉइड न्यूप्लाज्म हमारे पास माइलॉइड लीनिएज जो है, सबसे पहले माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये फर्दर हमारे पास डिवाइड होंगे, या तो ये आगे फर्दर बनाएंगे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या बनाएंगे प्लेटलेट्स, और यहाँ ये हमारे पास बना देंगे वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास सबसे पहले होते हैं ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर आगे कन्वर्ट होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, और ये ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर कन्वर्ट होते हैं हमारे पास बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। अगर हम इनको और ज्यादा फर्दर कैटेगराइज्ड करें तो बॉडी में सबसे ज्यादा जो हमारे पास होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। नॉर्मली हमारे पास सबसे ज्यादा 60% बॉडी में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लिम्फोइड लीनिएज के सेल्स हैं, ठीक है, लिम्फोइड लीनिएज के सेल की अगर हम बात करें या लिम्फोसाइट्स जो हैं, उनमें फर्दर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। हमारे पास एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स। तो 30% जो बॉडी में होते हैं वो हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, 60% न्यूट्रोफिल्स, 30% लिम्फोसाइट्स, और इसके अलावा हमारे पास बाकी कितने रह गए, 10%। 60 और 30 90 हो गए, तो तकरीबन हमारे पास जो 3% होते हैं वो इयोसिनोफिल्स होते हैं। ठीक है, 1% जो होते हैं वो आपके पास बेसोफिल्स होते हैं, बाकी कितने रह गए, 6%। तो 6% हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजिस।
मैक्रोफेजिस, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज है इनकी, जो बॉडी में लाई कर रहे होते हैं। तो ये इन सब का सम करें तो ये हमारे पास बनते हैं टोटल 100%, ठीक है। 60% न्यूट्रोफिल्स, 30% लिम्फोसाइट्स, 6% मैक्रोफेजिस, 3% इयोसिनोफिल्स और 1% बेजोफिल्स। हमारे पास जो माइलोइड लीनियज से बनते हैं व्हाइट ब्लड सेल, वो कौन कौन से हैं? ये बनते हैं माइलोइड लीनियज से, ठीक है। और ये बनते हैं लिम्फोइड लीनियज से, लिम्फोइड लीनियज से, ठीक हो गया। अब हमारे पास माइलोइड लीनियज के व्हाइट ब्लड सेल जो हैं वो उनको कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट फर्दर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, और फर्दर सेपरेट क्लासिफिकेशन है मोनोसाइट्स, जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजिस, ठीक है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल जो हैं वो माइलोइड लीनियज के हैं और ये लिम्फोइड लीनियज के हैं। कल हमने जो कैंसर डिस्कस किए थे वो हमने लिम्फोइड लीनियज के कैंसर को डिस्कस किया था। आज हम जो कैंसर को डिस्कस करेंगे वो माइलोइड लीनियज के कैंसर को डिस्कस करेंगे। और मोस्ट कॉमनली इनमें हमारे पास क्या होगा, या तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे या बेसोफिल्स या इयोसिनोफिल्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, ठीक हो गया। फर्दर क्लासिफाई करने से पहले दो तीन और कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि हमारे पास दो तो क्लासिफाई हमने कर ली है कैटेगरी, कि हमारे पास या तो माइलोइड लीनियज का कैंसर होगा या लिम्फोइड लीनियज का कैंसर होगा। इसके अलावा हमारे पास या तो हमारे पास एक्यूट हो सकता है, एक्यूट, या हमारे पास हो सकता है क्रोनिक। तो इसमें ये फर्क है, अगर हमारे पास एक्यूट होगा तो एक्यूट कैंसर में हमेशा इमेच्योर सेल जो होंगे वो आपके पास ओवर प्रोड्यूस होंगे, उनकी प्रोलिफरेशन होगी इमेच्योर सेल की। और क्रोनिक कैंसर जो भी होगा उसमें आपके पास मेच्योर सेल की प्रोलिफरेशन होगी, मेच्योर सेल, ठीक है। अब इस बात का क्या मकसद है, जैसे हमारे पास इधर मैं बना देता हूं एक सेल जो कि हमारे पास है न्यूट्रोफिल। ये आपके पास एक सेल है जिसको मैंने कह दिया कि ये हमारे पास है, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। और ये न्यूट्रोफिल जो होता है ना वो आपके पास सबसे पहले जिस तरह ये, जैसे मैंने अरिथ्रोसाइट्स के बारे में आपको बताया था कि पहले इमेच्योर होता है बाद में मेच्योर होता है, इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, ठीक है, उसके अलावा बैंड्स, ठीक है। और बैंड्स के बाद आपके पास एंड पे जाके ये मेच्योर न्यूट्रोफिल बनता है, ठीक है। माइलोसाइट्स, प्रोमाइलोसाइट्स, बैंड, ठीक है, ये आपके पास स्टेजेस होती हैं इनकी। तो अगर आपके पास जो कैंसर है वो इमेच्योर सेल का, ये आपके पास है मेच्योर सेल, ये मेच्योर है जो एंड पे बना है। अगर मेच्योर सेल का कैंसर होगा तो इसको हम कहेंगे ये क्रोनिक है, ठीक है। और अगर इमेच्योर सेल का कैंसर हो रहा है तो हमारे पास इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये एक्यूट कैटेगरी में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है जो कि आपको आना चाहिए। अब हम थोड़ा सा ऊपर दोबारा से चलते हैं। तो ये जो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले आपके पास क्या होते हैं, माइलोइड प्रोजिनेटर सेल। तो अगर माइलोइड प्रोजिनेटर सेल हैं, ठीक है, ये आपके पास या तो मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेच्योर फॉर्म कौन सी है, ये आपके पास मेच्योर हैं। मेच्योर मतलब कि प्रॉपर बन चुके हैं, या तो रेड ब्लड सेल बन चुके हैं या प्लेटलेट बन चुके हैं या मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर इस लीनियज में कोई भी कैंसर होगा तो इसको हम कहेंगे क्रोनिक, क्रोनिक कैंसर कहेंगे इसको। और अगर हमारे पास जो ब्लास्ट हैं, ब्लास्ट कौन से हैं, ये आपके पास होते हैं इमेच्योर सेल, इमेच्योर, ठीक है। माइलोइड प्रोजिनेटर सेल हैं जो कि आपके पास, जिन्होंने फर्दर मेच्योर होके प्रॉपर सेल की, जो आपके पास प्रॉपर सेल था उसमें कन्वर्ट होना था, तो पहले वो माइलोइड प्रोजिनेटर सेल होते हैं। अगर यही आपके पास ओवर प्रोलिफरेट होना शुरू हो गए तो इसको हम कहेंगे एक्यूट, ठीक है। और अगर ये आपके पास इमेच्योर हैं तो हमने इसको कैटेगराइज्ड कर दिया कि एक्यूट है। और किस लीनियज का कैंसर है आपके पास, माइलोइड है, तो माइलोइड को हम वही कहेंगे एक्यूट माइलोइड, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास दो बातें हमने कर ली, एक और डिफरेंस आपको बताना है कि हमारे पास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, लिम्फोमा, ठीक है। अगर तो व्हाइट ब्लड सेल की जो प्रोलिफरेशन हो रही है वो लिमिटेड है हमारे पास लिम्फ नोड
लिम्फ नोड तक अगर लिमिटेड है कि वो आपके पास सिर्फ लिम्फ नोड में प्रोलिफरेट हो रहे हैं, आप बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं ना, जिधर आपके पास सेल्स पड़े होते हैं, तो अगर लिम्फ नोड तक प्रोलिफरेशन हो रही है या वहां पे आपके पास कैंसर जो बन रहा है, तो स्पेसिफिक लिम्फ नोड ही है, लिम्फ नोड इन लार्ज जो रहे हैं उसके अंदर जो सेल हैं वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम लिम्फोमा। अगर आपके पास जो कैंसरस सेल हैं वो ब्लड में या बोन मैरो में है, ब्लड या बोन मैरो में प्रोलिफरेट हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये आपके पास है ल्यूकीमिया। तो ये मेन डिफरेंस है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि मैंने क्या लिखा हुआ है कि बोन मैरो, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास कौन सी कंडीशन है, इमेच्योर है, इमेच्योर की वजह से हमने इसको कह दिया कि एक्यूट है। माइलोइड लीनियज है तो हमने कह दिया माइलोइड है, और अगर बोन मैरो में है तो इसको हम कहेंगे ल्यूकीमिया, ठीक है। तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया हमारे पास वो कैंसर होगा जो कि माइलोइड लीनियज के इमेच्योर सेल का है, और वो आपके पास बोन मैरो में जो सेल हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेट हो रहे हैं। अगर हमारे पास माइलोइड लीनियज के जो सेल हैं वो आपके पास इमेच्योर से मेच्योर कंडीशन में आ चुके हैं, तो इसको हम कहेंगे माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, अब हम तो बात कर रहे थे सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल की हद तक, तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में हमारे पास ये माइलोइड से माइलो प्रोलिफरेटिव से प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है, माइलोइड लीनियज के सेल की प्रोलिफरेशन हो रही है। अब हमारे पास इसमें रेड ब्लड सेल भी हैं, और उसके अलावा हमारे पास इसमें प्लेटलेट भी हैं, तो दोनों, और इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल, तो तीनों सेल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इस वजह से अब हमारे पास अगर तो रेड ब्लड सेल की प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो रही है, मेच्योर रेड ब्लड सेल ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे पोलीसाइथीमिया, पोलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है। और अगर हमारे पास प्लेटलेट जो हैं वो ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो इसको हम कहेंगे असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, ठीक है। और अगली बात आ गई हमारे पास कि मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मेच्योर होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्यूट या क्रोनिक, हम इनको कहेंगे क्रोनिक, ठीक है। और क्रोनिक है और किस लीनियज के हैं, माइलोइड लीनियज के हैं, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास जो कैटेगरी आ रही हैं, जो तीनों डिजीज आ रही हैं, वो हम इस तरह से उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक व्हाइट ब्लड सेल सिर्फ बढ़ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, और अगर हमारे पास इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल बढ़ रहे हैं तो इनको हम कहेंगे एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। और फर्दर हमारे पास माइलोइड लीनेज में अगर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो पॉलीसाइथीमिया वेरा, और अगर प्लेटलेट की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की कंडीशन होती है ना, इसको डिस्कस करेंगे, बाद में हम करेंगे हमारे पास जो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। जैसे कि नाम से हमें पता चल गया सबसे पहले कि ये हमारे पास कौन सा होता है, इमेच्योर सेल का कैंसर होता है। तो ये हमारे पास जो कैंसर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियन एज का, जो आपके पास इस में इटियोलॉजी बहुत ज्यादा अहम है कि मतलब 65 ईयर, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो कैंसर होगा वो आपके पास 65 ईयर जो एज है ना वो बहुत कॉमन है, इस ऐसी एज के बंदों में ये मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ना, हमारे पास इसमें आपको माइलो पर ऑक्सीडेज, माइलो परऑक्सीडेज ये जो एंजाइम होता है ना, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा इस कैंसर में, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में, ठीक है। माइलो परऑक्सीडेज एंजाइम आपके पास जो मोस्ट कॉमनली न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। अब इसको स्पेसिफिक करने के लिए मतलब कि हमें किस तरह से पता चलेगा सिस्टमेटिकली कि आपके पास ये जो कंडीशन है वो ये कैंसरस कंडीशन है और ये एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया को हमारे पास प्रेजेंट करे पेशेंट, तो पेशेंट सबसे पहले आपके पास जो प्रेजेंट करता है ना ल्यूकीमिया वाला, तो ल्यूकीमिया
में हमारे पास मोस्ट कॉमनली तीन कंडीशंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपके पास बोन मैरो सुप्रेशन। इसका क्या मतलब है? बोन मैरो सुप्रेशन। अब यहां पे मैं एक बोन बनाता हूं, हमारे पास ये बोन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल पड़े हुए थे, ठीक है, और प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल को मैं रेड से प्रेजेंट कर देता हूँ। ये सारे आपके पास प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल थे। इन्होंने आगे क्या बनाना था? इन्होंने आगे बनाना था हमारे पास माइलोइड स्टेम सेल्स। माइलोइड स्टेम सेल्स। और अब हुआ क्या है कि ये जो माइलोइड स्टेम सेल है, इनका कैंसर हो गया है। तो ये माइलोइड स्टेम सेल जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाएंगे बोन में, ठीक है। जब बहुत ही ज्यादा माइलोइड स्टेम सेल प्रोलिफरेट कर जाएंगे तो इसके पैरेलल क्या यहां पे हमारे पास रेड ब्लड सेल बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। रेड ब्लड सेल बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे आपके पास क्या हैं? माइलोइड प्रोजिनेटर सेल जो हैं वो आपके पास ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं। रेड ब्लड सेल भी कम हो जाएंगे और प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे। प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, ग्रेनुलोसाइट हैं, वो भी कम हो जाएंगे। तो व्हाइट रेड ब्लड सेल अगर कम हो रहे हैं तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा? अनीमिया। पेशेंट जो होगा वो अनीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। और अगर प्लेटलेट कम है तो इंक्रीज ब्लीडिंग, क्योंकि आपके पास प्लेटलेट नहीं है तो पेशेंट में ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। और व्हाइट ब्लड सेल जो है, मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल नहीं है, इमेच्योर माइलोइड प्रोजिनेटर सेल्स जो हैं वो आपके पास बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसके नतीजे में आपके पास इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल आपके पास आर्मी होती है जो कि फौरी तौर पे आती है और किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो लड़ती है। तो ये तीन मोस्ट कॉमन सिम्टम पेशेंट में प्रेजेंट होंगे जो कि ल्यूकीमिया का होगा। कल वाली जो बातें हमने की हैं उसमें भी और आज जो मैंने आपको बात बताई है, कोई भी अगर कैटेगरी होगी हमारे पास, किसी किस्म भी हो सकती है, तो सब में ये कॉमन होगा कि अनीमिया, उसके अलावा हमारे पास ब्लीडिंग और प्लस आपके पास जो इन्फेक्शन का रिस्क होगा वो उनमें बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो कंडीशन होती है, इसमें इस पेशेंट में इसके अलावा फर्दर आपके पास स्प्लीन स्प्लीन भी आपको इनलार्ज मिलेगी, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो लीवर है वो भी आपको इंक्रीज, लार्ज लीवर हेपेटोस्प्लीनोमेगली इस पेशेंट में प्रेजेंट करेगी। और पेरिफेरल ब्लड स्मीर जब हम देखते हैं कि जब हमने उसके ब्लड को देखा तो वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा ब्लास्ट सेल मिलते हैं, ठीक है। ब्लास्ट जो इमेच्योर हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है जी। माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होगा, ये स्पेसिफिक है, ये एएमएल के साथ स्पेसिफिक है कि माइलोइड लीनिएज के जो सेल होते हैं ना उन्हीं में ये मिलता है। क्योंकि आपके पास ऐसी कंडीशन भी होगी ना, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो जो आपके पास लिम्फोसिटिक लिम्फोब्लास्टिक सेल होते हैं ना उनमें आपके पास टीडीटी ये आपके पास पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो एंजाइम होता है ना वो आपके पास, लेकिन जो माइलोइड लीनेज के एंजाइम कैंसर होगा उसमें माइलोपेरोक्सीडेज जो एंजाइम होगा वो आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। इसी से रिलेटेड एक और कंडीशन है आपके पास, एमपीओ से रिलेटेड आपको एक और बात है कि एओआर रोड, एओआर रोड्स उनको कहा जाता है, ये भी आपको स्पेसिफिक मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम एक माइलोब्लास्ट बनाएं तो उसको वो आपके पास कुछ इस तरह से नजर आता है आपको, ठीक है। ये आपके पास है माइलोब्लास्ट, ठीक है, इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है ये। और ओआर रोड क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास साइटोप्लाज्म पेरिफेरल में आपको एक डेंस, आपको ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम बोलते हैं एओआर रोड्स, ठीक है। और ये आपके पास मोस्ट स्पेसिफिकली ये फिल होता है माइलोपेरोक्सीडेज के। ये आपके पास इसमें मेनली एमपीओ एंजाइम जो होता है ना वो आपके पास बहुत ज्यादा होता है इस एओआर रोड में। और अगर कोई पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी यूज कर रहा है, कीमोथेरेपी यूज करेगा तो कीमोथेरेपी जो भी आपके पास ड्रग होगा वो आपके पास इसको तोड़ेगा। जब इसको तोड़ेगा तो ये एओआर रोड्स भी आपके पास रिलीज हो जाएगा। तो जब रिलीज हो जाता है, रिलीज होके ये एओआर रोड्स आपके पास सर्कुलेशन में आ जाता है, तो सर्कुलेशन में आने के बाद आपके पास ये क्या करवा देता है,
ये DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी, जो हम पढ़ चुके हैं प्लेटलेट के डिसऑर्डर में, आपके पास सारे के सारे जो कोआगुलेशन फैक्टर हैं उनकी एक्टिवेशन करवा देगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की। अब इसी आपके पास माइलोइड, ये जो लीनिएज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपके पास फर्दर एक और कैटेगरी है कि एक और आपके पास टाइप है जो कि आपके पास ल्यूकीमिया काज करवाती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। ये आपके पास जो कंडीशन होती है ना, इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपके पास क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो जाती है कि बॉडी में आपके पास दो किस्म के क्रोमोसोम है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एक आपके पास है क्रोमोसोम 15 और एक आपके पास है क्रोमोसोम 17, ठीक है। तो क्रोमोसोम 17 के ऊपर आपके पास एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं RARA। व्हाट इज RARA? रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा। और ये आपके पास ट्रांसलोकेट हो जाती है क्रोमोसोम 15 के ऊपर, और वहां पे आपके पास एक और जीन होती है जिसको हम बोलते हैं PML। व्हाट इज PML? प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिक जीन। और जब इन दोनों की फ्यूजन होती है तो इन दोनों की फ्यूजन होने की वजह से आपके पास नेक्स्ट जो इनके मिलने से एक न्यू जीन बनती है, ठीक है। ये दोनों बने, मिले, और इन दोनों के मिलने से आपके पास फ्यूजन की वजह से एक न्यू जीन बनी, ठीक है। तो वो जो न्यू जीन बनी, उसका काम ये होता है कि वो आपके पास जो ये ब्लास्ट सेल होते हैं ना, ये ब्लास्ट सेल होते हैं, इन्होंने फर्दर आपके पास क्या होना होता है, मैचोरेशन होनी होती है इसकी, या मेच्योर होना होता है। तो इन दोनों की फ्यूजन से RARA, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा जीन, और प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिक, ये दोनों जीन की फ्यूजन की वजह से आपके पास नेक्स्ट जो जीन बनी वो आपके पास ब्लास्ट की मैचुरेशन को इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट ब्लास्ट मैचुरेशन, ठीक है। तो ये मेन काज होती है। और अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो इसको हम कहेंगे एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास ये जो ब्लास्ट सेल होते हैं ना, उसमें आपके पास पहले सबसे माइलोसाइट्स, प्रोमाइलोसाइट्स, फिर बैंड्स, और फिर न्यूट्रोफिल। तो एक आपके पास प्रीकर्सर आपकी टाइप होती है न्यूट्रोफिल्स की, तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। इस वजह से इसको एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। इसमें जो MCQs आएगा वो ये आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्रोमोसोम्स की जो है वो ट्रांसलोकेशन होती है, और वो जीन की ट्रांसलोकेशन होने की वजह से म्यूटेशन होती है, 17 और 15। और फर्दर आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को विटामिन ए देते हैं। तो विटामिन ए आपके पास क्या करवाएगा कि जो ब्लास्ट ब्लास्ट सेल की मैच्योरेशन है उसको दोबारा से कंटिन्यू कर देगा, और जो आपके पास ब्लास्ट सेल थे वो मेच्योर अपनी जो टाइप मतलब मेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, मेच्योर वाइट ब्लड सेल हैं, उनमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। और इसमें इसकी भी मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो वही है कि आपके पास DIC, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में आपके पास जो माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम होता है ये बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपके पास क्या करवा देगा, DIC। ठीक हो गया जी। यहां तक हमारे पास जो बात थी वो क्लियर हो गई है। हमने अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया को देख लिया है। अब एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ये जो ब्लास्ट सेल है ना, ब्लास्ट सेल के बारे में ना एक और हमारे पास इसके साथ कंफ्यूजिंग एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं माइलोडिस्प्लेजिया या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ये बहुत ही अहम है, आपको पता होना चाहिए। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, सबसे पहले इसमें वही कंडीशन है कि इसमें एबनॉर्मल माइलॉइड सेल होंगे, एबनॉर्मल माइलॉइड सेल, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर एबनॉर्मल माइलॉइड सेल हैं और आपके पास किस टाइप, कौन सी कंडीशन होगी, ये आपके पास ब्लास्ट की कंडीशन में ही होंगे, मतलब कि ये इमेच्योर ही होंगे। अगर इमेच्योर हैं तो फिर हम इसको माइलोडिस्प्लास्टिक क्यों कह रहे हैं? हम तो फिर अगर ब्लास्ट बढ़ रहे हैं तो बॉडी में हम इसको कहें कि ये आपके पास कैंसर है, ल्यूकीमिया कहेंगे। इस वजह से इनको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहा जाता है
कि इसमें हमारे पास जो ब्लास्ट सेल होते हैं ना वो आपके पास लेस देन 20% होते हैं। तो ये मेन डिफरेंशियल पॉइंट है। ये मेनली आपके पास बाकी सारी कंडीशन वही मिलेगी, कैसे आपके पास जो बोन सुप्रेशन मिलेगी आपको, क्योंकि आपके पास ब्लास्ट सेल अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है अनीमिया भी होगा, रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लीडिंग के साथ भी पेशेंट मिलेगा, बाकी सारी सिम्टम्स जो होंगे वो सेम मिलेंगे, इन्फेक्शन भी मिलेगा, लेकिन ब्लास्ट सेल जो होंगे वो लेस देन 20 होंगे। इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि हमारे पास, अगर हम एक तरफ मैं लिखूं कि हमारे पास एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, और एक तरफ मैं लिखता हूं माइलोइड डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर ब्लास्ट सेल लेस देन 20% हैं, बड़े हैं लेकिन वो आपके पास लेस देन 20% हैं, तो ये होगा माइलोइड डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। अगर एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है तो आपके पास इसमें माइलोइड जो ब्लास्ट सेल हैं वो मोर देन 20% होंगे, ठीक है। तो दोनों में ब्लास्ट सेल होते हैं, अगर 20% से कम है तो आपके पास होगा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, अगर 20% से ज्यादा है तो ये होगा आपके पास कैंसर, माइलोइड लीनिएज का, ठीक हो गया। और इसकी माइलोइड डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन आपके पास काजेज की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, जैसे कि आपके पास अगर प्रायर रेडिएशन हुई है कि किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी के आपके पास उसने रेडिएशन को एक्सपोज करवाया, या सर्जिकली वो आपके पास कोई मतलब कि हम कह सकते हैं कि स्किन के रिलेटेड वो कोई ट्रीटमेंट करवा रहा था, ठीक है, हेयर रिमूविंग या कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर या कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है, ये कंडीशन जो है वो आपके पास क्या करवा देंगी, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम को इन्हांस करवा देती हैं, ठीक है। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में ये फर्क है कि दोनों में ब्लास्ट सेल जो होंगे वो कॉमन है, ब्लास्ट सेल दोनों में होंगे। अगर 20% से कम है तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, अगर 20% से ज्यादा है तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, ठीक हो गया जी। अब हम बुक पे आते हैं और बुक पे इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे पास ल्यूकीमियास के जो कॉमन सिम्टम है ना, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास अनरेगुलेटेड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन बोन मैरो, मैरो फेलियर, एनीमिया होगा, व्हाइट ब्लड सेल कम है, इन्फेक्शन, मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल कम होंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, हेमरेजेस, डिक्रीज प्लेटलेट, usually present with the increased circulating white blood cell, malignant leukocyte in blood, although some cases present with normal और decrease white blood cell, के कुछ में आपके पास white blood cell ज्यादा होंगे और कुछ में कम होंगे, क्योंकि कुछ में आपके पास रेड ब्लड सेल भी जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो वो भी आपके पास क्या होता है, कैंसरस की कंडीशन होती है, ठीक है जी। अब आज जो हमने बात पढ़ी है ये हमने पढ़ी है माइलोइड न्यूप्लाज्म से रिलेटेड, ठीक है। एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया, मीडियन ऑनसेट है जी 65 ईयर जो एज है ना, ये आपको पता। ओआर रोड्स आपके पास क्या होते हैं, तो ये डी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये आपको ये सिंगल आपके पास ये जो नजर आ रही है ना आपको, ये एलिप्टिकल जो साइड पे साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ ये एओआर रोड्स हैं, और इनमें एमपीओ माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव साइटोप्लाज्म इंक्लूजन सीन मोस्टली इन द एपीएल एक्यूट, आपके पास ये जो कंडीशन है ना प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया उसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, ठीक है जी। इंक्रीज सर्कुलेटिंग माइलोब्लास्ट ऑन पेरिफेरल, वही बात कि माइलोब्लास्ट जो होंगे वो पेरिफेरल बहुत मिलेंगे, मे प्रेजेंट विद द ल्यूकोस्टेसिस, ठीक है। अगर आपके पास ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा हैं तो ल्यूकोस्टेसिस की कंडीशन मिलेगी, कैपिलरी अक्लूजन बाय मलिग्नेंट नॉन डिस्टेंडेबल सेल्स, ऑर्गन डैमेज, कि ये आपके पास क्या करवा देंगे, एक्लूजन काज करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, मतलब कि ये आपके पास अगर आगे किडनी है तो किडनी के ये ब्लास्ट सेल जो होंगे वो ऑक्लूजन काज करवा देंगे। रिस्क फैक्टर क्या गया, प्रायर एक्सपोजर, अल्काइलेटिंग कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बेंजीन, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, टिपिकली एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। अगर किसी बंदे को डाउन सिंड्रोम है ना तो उसमें एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा। ये आपके पास मेगा कैरियोब्लास्ट जो होते हैं ना वो उन्होंने आगे क्या बनानी होती है, प्लेटलेट बनानी होती है। तो ब्लास्ट जो है अगर प्लेटलेट के ब्लास्ट ज्यादा हैं तो वो आपके पास होगा एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और ये आपके पास डाउन सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है।
आगे ये बात आ गई, ये जो आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से जो बात है, acute प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, रिस्पॉन्ड टू ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए को रिस्पॉन्स करेगा। अगर मतलब किसी बंदे को हो गया तो उसको विटामिन ए देंगे, तो ये जो बंदा होगा वो ट्रीट हो सकता है। या आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड विच इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोमाइलोसाइट्स, डीआईसी इज द कॉमन प्रेजेंटेशन। तो ये वो बातें हैं जो कि एंड पे थी, मतलब कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया और मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 17 और 15 क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसमें आपने जो बातों, जिस बातों को आपने मेमोराइज करना है, जो जो आपको पता होना चाहिए कि ये बातें एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओ आर रोड्स और बाकी किसी में नहीं मिलते। माइलोपर ऑक्सीडेज, ये भी डिफरेंशियल बात है बाकियों से रिलेटेड, ठीक है। ये इन दोनों में से कोई भी बात एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाए एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है, 15-17, ये बहुत अहम है। और इसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या देना है, विटामिन ए। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि डीआईसी। ये बातें वो हैं जो कि आपके पास एमसीक्यूज हैं, ये 4 एमसीक्यूज हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से वो पूछ सकता है। फिर हमने पढ़ा हमारे पास माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम स्टेम सेल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग इनफेक्टिव हेमेटोपोइसिस, ठीक है जी, डिफेक्ट इन सेल मेचोरेशन ऑफ द नॉन लिम्फॉइड लीनियज, के नॉन लिम्फॉइड मतलब कि माइलोइड लीनियज का डिफेक्ट है। और बोन मैरो ब्लास्ट लेस देन 20%, मैंने बताया कि अगर 20 से कम होंगे तो माइलोडिस्प्लास्टिक है, अगर 20 से ज्यादा आपके पास हो गए, 20% से बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है ब्लास्ट सेल की, तो ये आपके पास कंडीशन होगी एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, caused by the de novo mutation or the environmental exposure radiation benzene chemotherapy risk of transformation to AML। कि अगर आपके पास किसी को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है ना, तो आपके पास एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। वही जो कैंसर हमने पढ़ा है कि अगर ब्लास्ट सेल अभी तो 20 से कम है, अगर 20 से ज्यादा हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर में, ठीक है। ओल्डर एज में ज्यादा होता है। तो आपके पास इसमें वो ये कह रहा है कि सूडो लेगर ह्यूट एनोमली, इसमें आपके पास क्या मिलता है, न्यूट्रोफिल्स विद द बाइलोब्ड न्यूक्लियाई। ये आपके पास लोब्ड न्यूक्लियाई तो तमाम न्यूट्रोफिल्स में होता है, लेकिन इसमें ये डिफरेंट है कि ये आपस में दरमियान में ये देखें हल्का सा अटैच हुआ है, तो साइटोस्केलेटन से ये अटैच हुआ मिलेगा। दो बाइलोब न्यूक्लियाई जो होंगे वो साइटोस्केलेटन से अटैच मिलेंगे, इसको बोलते हैं, ये आपके पास जो लिखा हुआ है सूडो लीगर एनोमली, एसोसिएटेड विद द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और ड्रग इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। अगर कोई बंदा इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने जो बात डिस्कस करनी है वो हमारे पास है क्रोनिक। एक्यूट को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम दोबारा से ऊपर आते हैं। तो ये आपके पास जो बात थी वो बोन मैरो की हद तक थी, ठीक है। और यहाँ पे ब्लास्ट सेल जो थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे। अब हम बात करेंगे ब्लड में, ठीक है। तो अब मेच्योर सेल आ चुके हैं। तो मेच्योर सेल आपके पास या तो रेड ब्लड सेल की प्रोलिफरेशन होगी या प्लेटलेट की या व्हाइट ब्लड सेल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर व्हाइट ब्लड सेल आपके पास मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल जो हैं वो प्रोलिफरेट हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे क्रोनिक, क्योंकि मेच्योर हैं तो क्रोनिक, माइलोइड लीनियज के हैं तो माइलोइड, और ल्यूकीमिया क्योंकि ब्लड में है। अगर आपके पास स्पेसिफिक सिर्फ लिम्फ नोड में व्हाइट ब्लड सेल जो थे वो कमुलेट हो रहे होते तो इसको हम कहते हमारे पास लिम्फोमा था, ठीक है। तो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, इसमें सबसे पहले आपने जो बात समझनी है तो वो ये है आपके पास कि ये जो एज होती है ना, एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब में जो अहम बात है ना वो एज से रिलेटेड है, कि ये जो आपके पास कैंसर होगा वो आपके पास होगा ग्रेनुलोसाइट सेल का, ग्रेनुलोसाइट्स, क्योंकि ये मेच्योर हैं तो मेच्योर होने की वजह से इसमें अब सारे सेल बढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें आपके पास सेल हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है जी, इयोसिनोफिल्स भी बढ़ेंगे, और फर्दर आपके पास बेजोफिल्स जो हैं वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये तीनों ही इंक्रीज होंगे। और इसकी जो स्पेसिफिक बात है जो कि आपके पास बाकियों से इसको डिफरेंशिएट करती है, तो ये जो आपके पास क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया होता है इसमें मोस्ट कॉमनली बेजोफिल्स जो होंगे वो इंक्रीज मिलेंगे। नॉर्मली बेजोफिल्स
नॉर्मली कितने होते हैं 1%, नॉर्मल 1% बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 1% से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। एक आपके पास इसका डिफरेंशियल पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हम एज की बात करें तो ये आपके पास 45 से लेके 85 ईयर तक के पेशेंट्स को इन्वॉल्व कर रही है। 45 से लेके 85 ईयर के सबसे ज्यादा आपके पास जो एज का ड्यूरेशन है ना, वो इसमें होता है आपके पास, ठीक है। और इसकी जो मेन काज है, इसकी जो पैथोजेंसिस की अगर हम बात करें, तो पैथोजेंसिस इसमें हमारे पास क्या होगा कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स ट्रांसलोकेशन हो जाएगी। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन इससे पहले एक और में हुई थी, जिसको हमने कहा था एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये कल वाले में हमने पढ़ा था, उसमें भी आपके पास क्या हुआ, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स 922 ट्रांसलोकेशन थी। और सेम आपके पास क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया जो है, इसमें भी आपके पास 922 क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होगी। आपके पास होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, ठीक है। और इसके साथ आपके पास क्रोमोसोम नंबर 22 है, ये 22 है और ये 9 वाला, ठीक है। 9 के ऊपर आपके पास क्या होता है कि ABL जीन होती है, यहां पे होगी ABL जीन, ठीक है। और 22 के ऊपर आपके पास क्या होता है कि 22 के ऊपर ऊपर होती है आपके पास BCR जीन, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन होने की वजह से आपके पास जो नया आपके पास ये था, ये दोनों आपके पास फ्यूजन हुई। फ्यूजन होने की वजह से नेक्स्ट क्रोमोसोम बना, तो जिसको हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में आपके पास ABL जीन भी प्रेजेंट है और BCR जीन जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इन दोनों की प्रेजेंटेशन की वजह से आपके पास ये जो क्रोमोसोम है, इसको बोलेंगे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और आगे इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई, वो बनाया आपके पास टायरोसिन काइनेज प्रोटीन, टायरोसिन काइनेज प्रोटीन। और इसका काम पता क्या होता है कि ये आपके पास क्या करवा देगा, इनहिबिट एपोप्टोसिस, इनहिबिट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि आपके पास फिजियोलॉजिकल सेल डेथ को बोलते हैं ना एपोप्टोसिस, ठीक है। एक आपके पास होती है फिजियोलॉजिकल और एक होती है आपके पास जो पैथोलॉजिकल, मतलब कि जैसे नेक्रोसिस है ना, उसमें भी सेल डेथ होती है। तो फिजियोलॉजिकल जो आपके पास सेल डेथ होती है ना, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो ये क्या करेगी, ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देगी। अगर सेल आपके पास ये न्यूट्रोफिल थे, ये आपके पास व्हाइट ब्लड सेल हैं सारे के सारे, ठीक है। लेकिन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम अब क्या करवा रहा है, इनको मरने नहीं दे रहा। अगर इनको मरने नहीं दे रहा और ऊपर से और बनी जा रहे हैं, अगर ऊपर से और बनी जा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि ये आपके पास जो आपके पास जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, उनका जो नॉर्मल काउंट है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, अब ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन मसला ये है कि ये ब्लास्ट नहीं है। ब्लास्ट वो थे जो कि आपके पास इमेच्योर थे, ये सारे के सारे मेच्योर हैं। इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये क्रोनिक आपके पास माइलोइड ल्यूकीमिया है, ठीक हो गया जी। ये मेन बात है। और ये आपके पास MCQs में वो पूछेगा बार बार कौन से क्रोमोसोम्स की ट्रांसलोकेशन है, तो इसको पूरा अच्छे से रट्टा मारना है। एक इसको रट्टा मारना है अच्छे से, और एक इसको अच्छे से रट्टा मारना है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि बेजोफिल्स जो होते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे बेजोफिल्स की, तो बेजोफिल्स मोस्ट कॉमनली इसमें इंक्रीज होते हैं। अब ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना, वो मोस्ट कॉमनली एसिम्टोमेटिक होता है, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है ना। एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल, अगर व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज है ना, तो ये जो पेशेंट होगा उसमें आपके पास सप्लीनोमेगली मिलेगी, सप्लीनोमेगली मिलेगी, ठीक है जी। और अगर ये जो कंडीशन थी अर्ली एसिम्टोमेटिक थी, लेकिन आपने इसको ट्रीट नहीं किया, क्रोनिक था ना लेकिन इसको ट्रीट नहीं किया, क्रोनिकली और अनट्रीटेबल रहा है, अनट्रीटेबल है और क्रोनिकली, तो ये आपके पास जो कैंसर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। क्योंकि ये आपके पास अगर आपने इसको देर तक वैसे ही रहा है, ठीक है, एसिम्टोमेटिक था लेकिन आपने इसको ट्रीट नहीं किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्यूट कंडीशन में। ब्लास्ट सेल जो होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। और अब इसके बाद इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है ना, ये टायरोसिन काइनेज प्रोटीन जो बन गई है, इसको इनहिबिट करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं, और ये मोस्ट कॉमन है
आपके पास इसको बोलते हैं इमेटिनिब। इमेटिनिब, ठीक है। और इमेटिनिब क्या करेगी, इस टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर देगी। ठीक हो गया। ये कीमोथेरेपिक ड्रग नहीं है आपके पास। ये क्या करती है कि ये सेल को, ऐसा नहीं है कि ये सेल की लाइसिस करवाती है, कीमोथेरेपिक एजेंट नहीं है, बल्कि ये हम डेली यूज वैसे ही करते हैं, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, डेली बंदा यूज करता है, और ये सिर्फ इसका काम ये है कि ये टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर देगी, ताकि एपोप्टोसिस जो हो वो हो, और ये पेशेंट जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया की कंडीशन है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है हमने किससे, जैसे कि वहां पे हमने माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के साथ हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ल्यूकोमाइड रिएक्शन के साथ। ल्यूकोमॉइड रिएक्शन, तो व्हाट इज ल्यूकोमॉइड रिएक्शन? ल्यूकोमॉइड रिएक्शन भी सेम ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स, आपके पास व्हाइट ब्लड सेल जो हैं, मोस्ट कॉमनली न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना, वो आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर इंक्रीज इन नंबर। ठीक है। नॉर्मली आपके पास व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल बॉडी में नॉर्मली होते हैं 10,000 माइक्रोलीटर, नॉर्मली इतने होते हैं। ठीक है। और अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन में आपके पास क्या होता है कि इन्फेक्शन में आपके पास होता है ल्यूकोमाइड रिएक्शन। ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पास बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल का काउंट है ना, वो 17,000 तक आ जाता है, 17,000 माइक्रोलीटर। अब हमारे पास पहले जो न्यूट्रोफिल्स थे वो आपके पास 10,000 थे, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से 17,000 हो गए, तो बढ़ गए। तो अब क्या हम इसको कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, कि ये कैंसर हो चुका है? नहीं, इसको हम कैंसर नहीं करेंगे। और मोस्ट स्पेसिफिक हमारे पास डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि अगर किसी बंदे की बॉडी में LAP, व्हाट इज LAP? ल्यूकोसाइट अल्कलीन फोस्फेटेज। ल्यूकोसाइट अल्कलीन फोस्फेटेज, फोस्फेटेज, अगर ये इंजाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास होगा ल्यूकोमाइड रिएक्शन। और अगर ल्यूकोसाइट अल्कलीन फोस्फेटेज, ये जो एंजाइम है, ये बॉडी में कम है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। ठीक है। ये एंजाइम होता है जो कि इन्फेक्शन रिस्पॉन्स की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स इसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो अगर ये ज्यादा है तो आपके पास ल्यूकोमाइड रिएक्शन है, अगर कम है तो आपके पास क्या है कि क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। तो इसको हम चेक करते हैं मोस्ट कॉमनली। ठीक है जी। यहां तक बात होगी है, ल्यूकोमाइड रिएक्शन की भी हमने बात कर ली है। अब हम आ जाते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, और उसके अलावा हमारे पास जो असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया और माइलोफाइब्रोसिस, ये बातें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बुक पे चलते हैं, तो बुक पे मैं आपको रीड करवाता हूँ। तो क्रोनिक हमारे पास माइलोजेनियस ल्यूकीमिया जो है ना, ये आपके पास BCR ABL ट्रांसलोकेशन जो है, ये नहीं भूलना आपने, ये MCQs है। ठीक है। उसके अलावा माइलोइड स्टेम सेल प्रोलिफरेशन, डिसरेगुलेटेड प्रोडक्शन, मेच्योर एंड मेच्योरिंग ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स, मेटामेलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, बेजोफिल्स। बेजोफिल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, इंक्रीज मिलेंगे, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए इमेटिनिब देते हैं जो कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। ये MCQs है, ये MCQs है। और N22 BCR ABL जीन जो है, ये आपके पास MCQs है, ये दोनों MCQs हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास अगर इसको आप ट्रीट नहीं करोगे ना, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा AML में। सेम इसी तरह से लिम्फोइड लीनिएज का कैंसर जो था, वो भी आपके पास B सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे कल हमने पढ़ा था कि रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्रोनिक लिम्फोइड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एग्रेसिव लिम्फोमा। अगर क्रोनिक को हम ज्यादा देर तक ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो दोबारा से आपके पास एक्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिम्फो ब्लास्टिक लीनिएज में लार्ज B सेल लिम्फोमा होगा, और अगर माइलोइड लीनिएज है तो आपके पास क्या होगा, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। ठीक है जी। यहां पे हमने क्या पढ़ा है, ल्यूकोमाइड रिएक्शन वर्सेस क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया, कि आपके पास क्या होगा कि दोनों में ही न्यूट्रोफिल्स का जो काउंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन आपके पास अगर तो ल्यूकोमाइड रिएक्शन है, तो आपके पास ये देखें, ये जो एंजाइम है LAP, इसकी अमाउंट ज्यादा होगी। और आपके पास जो कैंसर है उसमें LAP, आपके पास ल्यूकोसाइड अल्कलीन फॉस्फेटेज जो है, इस एंजाइम की
कंसंट्रेशन जो होगी वो कम होगी, ठीक है। इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स नॉर्मल मिलेंगे ल्यूकोमाइट रिएक्शन में, लेकिन अगर आपके पास कैंसर है तो ये भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ल्यूकोमाइट रिएक्शन में मोस्ट कॉमनली सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म पॉजिटिव फॉर बीसीआर एबीएल, यहाँ पे ये भी म्यूटेशन मिलती है। और सुडोलेगर एनोमली, ये जो आपके पास मैंने पहले बता दिया आपको कि जो सेल होंगे वो आपके पास दोनों लोब साइटोस्केलेटन के साथ आपस में अटैच होंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास जो बात रह गई है वो है पॉलीसाइथीमिया वेरा, वही बात है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। अगर बोन मैरो में आपके पास रेड ब्लड सेल की प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो इसको हम कहेंगे पॉलीसाइथीमिया वेरा। एक और बात थी कि ये आपके पास क्या हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मैंने कहा था कि अगर ईपीओ बढ़ रहा है तो ईपीओ कब कब बढ़ेगा, हाइपोक्सिया, अगर आपके पास हाइपोक्सिक कंडीशन है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो तब भी ईपीओ बढ़ेगा। या इसके अलावा दूसरी कौन सी कंडीशन थी, अगर कोई कैंसर है जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा है तो या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है तो इसमें भी आपके पास ये बढ़ जाता है। तो अगर ईपीओ की वजह से बढ़ रहा है तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। लेकिन अगर ईपीओ भी कम है लेकिन आपके पास रेड ब्लड सेल जो है वो बढ़ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वेरा। और ये होगा जैक 2 म्यूटेशन की वजह से। आपके पास ये जैक 2 म्यूटेशन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है जिसमें म्यूटेशन हो जाती है आपके पास, और टायरोसिन फॉस्फोरिलेशन इंक्रीज होने की वजह से ये जो सेल होते हैं आपके पास, ये आपके पास साइटोकाइंस को भी रिस्पॉन्ड देना शुरू हो जाएंगे। बॉडी की जो साइटोकाइंस होंगी वो भी इस पे रिसेप्टर पे आके लगेंगी, जिसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा आपके पास रेड ब्लड सेल जो बनना शुरू हो जाएंगे। इंक्रीज रेड ब्लड सेल, जो बातें आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके डिक्रीज ईपीओ, इसमें ईपीओ डिक्रीज होगा और जैक 2 की म्यूटेशन होगी, ये अहम बात है। और ये एक्वाजेनिक प्यूराइटिस, अगर कोई बंदा शावर लेगा तो उसके बाद बहुत ज्यादा इचिंग उसको फील होगी, क्योंकि हिस्टामीन्स जो बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। और जब रेड ब्लड सेल का काउंट ज्यादा है तो इंक्रीज रेड ब्लड सेल जो होंगे वो थ्रोम्बस काज करवा सकते हैं। कौन सी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी, बड कैरी सिंड्रोम। बड कैरी सिंड्रोम क्या होता है कि आपके पास वो जो इंफीरियर वेना केवा जो लीवर से वापस ब्लड को लेके जाती है, उसमें अगर आपके पास थ्रोम्बस बन चुका है, बड कैरी सिंड्रोम, डी वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये तो आपको पता है। हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगी और अरिथ्रोमेलाल्जिया, ठीक है। ये कंडीशन कौन क्या होती है, सवेयर बर्निंग पेन एंड रेड ब्लू कोलरेशन ड्यू टू एपिसोडिक ब्लड क्लोट इन द वेसल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ चुकी है तो ये आपके पास क्या करवाएगी, ये बार बार आपके पास थ्रोम्बस काज करवाएगी। ईपीओ कम होगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया विच प्रेजेंट विद द एंडोजेनस आर्टिफिशियल ईपीओ, ये वही बात जो मैंने बता दी है। फेलेप्टोमी हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है जी, इसके साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करवाता है, ये आपके पास डीएनए राइबो सॉरी आई थिंक सो कि इंजाइम जो होता है ना, इंजाइम का एग्जैक्ट नेम मेरे जो पता नहीं है, गलत नहीं बताऊंगा आपके पास, कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होता। राइबो न्यूक्लियोटाइडेज ये एंजाइम होता है जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करवाता है, तो हाइड्रोक्सी यूरिया आपके पास उसको इनहिबिट कर देती है जिसकी वजह से डीएनए नहीं बनेगा। और अगर डीएनए नहीं बनेगा तो आपके पास फर्दर जो नेक्स्ट सेल है ना वो नहीं बनेंगे, डीएनए होगा तो सेल नेक्स्ट बनेंगे। असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, ये आपके पास सिंगल सिर्फ माइलॉइड लीनेज की अगर हम बात करें तो उसमें जो मेच्योर, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपके जो प्लेटलेट हैं वो बढ़ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। लेकिन लेकिन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है बाकी कंडीशन से, किस किस कंडीशन से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, असेंशियल असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, ठीक है। एक तो हमें पता चल गया कि इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, ठीक है, और मेगा कैरियोसाइट्स दोनों आपके पास जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं ना तो और भी आपके पास कंडीशन है कि जिसमें आपके पास प्लेटलेट का काउंट ज्यादा हो जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आपके पास ब्लड काउंट कम हो जाता है ना,
क्योंकि अगर आयरन कम है तो आपके पास बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड लॉस होता रहता है, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, इस रिस्पॉन्स में प्लेटलेट के काउंट को ज्यादा कर देती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल बातें मैं बता रहा हूं कि अगर इनमें से कोई कंडीशन है तो आपने ये नहीं कह देना उनमें भी प्लेटलेट तो ज्यादा मिलेंगे, अब इसमें भी प्लेटलेट ज्यादा मिल रही हैं, तो क्या ये एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया? नहीं, ये एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया नहीं है। इसको हम डिफरेंशिएट करने लगे। इसके अलावा हमारे पास कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, रिमाटोलॉजिकल डिजीज, कोई भी रिमाटोलॉजिकल डिजीज है उसमें आपके पास प्लेटलेट काउंट ज्यादा मिलेगा। बर्न्स की कंडीशन में बर्न्स, और उसके अलावा हमारे पास हीमोलाइसिस, या कोई भी इंफेक्शन हो चुका है, या इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में आपके पास प्लेटलेट का काउंट ज्यादा मिल जाता है। लेकिन आपने इसको इस असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। अब इसके अलावा डिफरेंट जो बात है वो कौन सी पता चलेगी हमें कि इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस, ये डिफरेंशियल पॉइंट है इसका, ब्लीडिंग और प्लस थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इस ये दोनों कंडीशन इसके साथ मिलेंगी, तो ये एक डिफरेंशियल पॉइंट है। बेशक प्लेटलेट का काउंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन पेशेंट जो होगा वो ब्लीडिंग भी करेगा और उसकी बॉडी में थ्रोम्बोसिस भी जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके साथ। और फर्दर हमारे पास इसमें ये कंडीशन होती है कि माइलोफाइब्रोसिस जो है ना वो भी देखने को मिलती है, वो सेकेंडरी देखने को मिलती है, वो मैं नेक्स्ट बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। करेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट एंड प्लेटलेट, सिम्टम्स इंक्लूड ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसिस, दोनों सेम मिलेंगी। ब्लड स्मीर शो मार्कडली इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट विच मे बी लार्ज और अदरवाइज एबनॉर्मली फॉर्म्ड, ठीक है, जो कि आपके पास एबनॉर्मली बन रही हैं। अरिथ्रोमेलल्जिया में अगर वही बात है कि आपके पास स्वेयर बर्निंग पेन और रेड ब्लू जो क्लॉट है ना कलरेशन मिलेगी, क्योंकि हाइपर विस्कोसिटी इसमें भी मिल सकती है, और प्लेटलेट जो है वो आपके पास थ्रोम्बस जो है बार 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 काज करवाएंगे। नेक्स्ट माइलो फिब्रोसिस, हमारे पास ये कौन सी कंडीशन होती है, इसमें ये होता है कि माइलोफिब्रोसिस में, ठीक है, फाइब्रोसिस होगी सबसे पहले। फाइब्रोसिस होगी क्यों, फाइब्रोसिस इस वजह से होगी कि आपके पास बहुत ही ज्यादा कोलेजन जो होगा ना वो आपके पास डेपोजिशन हो जाएगी कोलेजन की, और ये कोलेजन आएगा किधर से, ये आपके पास जो कोलेजन होता है ना वो फाइब्रोब्लास्ट सेल से आता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होंगे वो कोलेजन बनाएंगे, और मेगा कैरियोब्लास्ट सेल जो होंगे वो क्या करेंगे कि इन फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे, किस तरह से, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है, ये रिलीज करेंगे। और ये आपके पास क्या करवाएगा, ये फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करवा देगा जो आपके पास बोन में पड़े, फाइब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं बोन में, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा कोलेजन डेपोजिशन हो जाएगी, और ये क्या करवाएगी, ये फाइब्रोसिस काज करवा देगी। अगर ये फाइब्रोसिस काज करवा रही है तो बोन में ये जितनी भी हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि पहले पॉलीसाइथीमिया हमने बात की, और उसके अलावा हमारे पास जो असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया है, इसके अलावा ये जो कंडीशन होगी ना इसमें आपको डिफरेंशियल बात ये मिलेगी बाकियों से कि पैन साइटोपिनिया, पैन साइटोपिनिया, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होगी कि बोन में सिर्फ फाइब्रोसिस हुई पड़ी है, ना उसमें रेड ब्लड सेल होंगे, ना उसमें प्लेटलेट होंगे, ना उसमें व्हाइट ब्लड सेल होंगे, तो तीनों ही तीनों आपको आपको कम मिलेंगे इस कंडीशन में। और अब सारी जगह किसने ले ली है, आपके पास कोलेजन ने, फाइब्रोसिस हुई पड़ी है और कोलेजन ने ले ली है। इसके अलावा यहां पे आपको ल्यूको अरिथ्रोब्लास्टोसिस मिलती है, ल्यूको अरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये आपके पास क्या होते हैं कि ये आपके पास इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल और इमेच्योर रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना वो आपके पास सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि जब फाइब्रोसिस आपके पास होगी तो वो इनको क्या करेगी, इनको रिप्लेस करेगी, कि फाइब्रोसिस जगह लेगी, और ये जो इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल जो होंगे वो सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाएंगे। इसके स्पेसिफिक एक और बात है कि आपको टीयर ड्रॉप रेड ब्लड सेल मिलते हैं, टीयर ड्रॉप रेड ब्लड सेल, ठीक है। और इनको डेक्रोसाइट्स भी कहा जाता है, डेक्रोसाइट्स, टीयर ड्रॉप। और अब ये जो टीयर ड्रॉप रेड ब्लड सेल हैं ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि आपके पास जब पैनसाइटोपिनिया की कंडीशन है तो एक्स्ट्रा मेडुलरी
हेमेटोपोइसिस होना शुरू हो जाती है। और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस मोस्ट कॉमनली स्प्लीन, ठीक है जी, लीवर, मेन कॉमनली ये दो। उसके अलावा आपके पास स्किन, ब्रेन, हर जगह से आपके पास एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से आपके पास ये जो स्प्लीन से रेड ब्लड सेल मिलते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होती है, ठीक है। और ये आपके पास टीयर ड्रॉप शेप की नजर आएगी, ठीक है, इस तरह से कुछ होती है। ये रेड ब्लड सेल जो होंगे वो इस तरह से नजर आएंगे, ये आपके पास इस तरह के रेड ब्लड सेल। और इसको डेक्रोसाइट, ये डिफरेंशियल पॉइंट होगा, अगर डेक्रोसाइट्स मिल रहे हैं तो ये आपके पास क्या होगी, माइलोफिब्रोसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस की बात हमने कर ली, ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टोसिस की बात हमने कर ली, पैनसाइटोपिनिया की बात कर ली, फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन बनेगा, मेगा कैरियोसाइट ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो होगा उसको रिलीज करेंगे, जिसकी नतीजे में ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। और फाइब्रोस ड्राई टैब, मतलब कि बोन मैरो जो होगी वो ड्राई टैब मिलेगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई चीज जो होगी वो नहीं पड़ी होगी। आप बुक पे आ जाते हैं, बुक पे देखते हैं एक दफा। यहाँ पे आप लोग देखें कि ए टिपिकल मेगा कैरियोसाइट हाइपरप्लेजिया। तो मेगा कैरियोसाइट की वजह से इंक्रीज ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इंक्रीज फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, ऑब्लिटरेशन ऑफ द बोन मैरो विद फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विद मैसिव स्प्लीनोमेगली। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, टीयर ड्रॉप सेल्स, रेड ब्लड सेल, ये आपको देख रहे हैं, ये देखें आपके पास ये जो सेल है ये टीयर ड्रॉप, ठीक है, डेक्रोसाइट भी इसको कहा जाता है। बोन मैरो क्राइसिस बिकॉज इट इज फाइब्रोज एंड ड्राई टैप। अब हमारे पास ये जितनी भी कंडीशन है ना, एक, अब ये सारी की सारी जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हैं ये क्रोनिक है। क्रोनिक का मतलब है कि ये आपके पास मेच्योर जो लीनियज है ना माइलोइड की वो बढ़ रही है। तो अगर आपके पास रेड ब्लड सेल बढ़ रहे हैं तो पॉलीसाइथीमिया वेरा, अगर आपके पास प्लेटलेट बढ़ रही है तो असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, अगर आपके पास वैसे माइलोफाइब्रोसिस हो रही है क्योंकि मेगा कैरियोसाइट जो थे वो बढ़ रहे थे, तो ये आपके पास माइलोफाइब्रोसिस, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, अगर व्हाइट ब्लड सेल जो है वो बढ़ रहे हैं। अब ये सारी कंडीशन जो है ना, इनमें सारी की सारी जो है वो जैक म्यूटेशन की वजह से होगी, सिर्फ एक है जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो ये आपके पास जो है वो फिलाडेल्फिया आपके पास कौन सा होता है, BCR ABL म्यूटेशन, ठीक है। और ज्यादा 922 जो क्रोमोसोमल फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया इस वजह से होगा, बाकी सारी जैक ट्यू म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में रेड ब्लड सेल कम मिलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट जो होंगे वो ज्यादा मिलेंगे। ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव इसमें मिलेगा, यहाँ पे इसने लिखी हुई है बात। माइलोफिब्रोसिस में पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया मतलब कि नहीं, कोई भी आपके पास जो होगा वो सबकी जो अमाउंट होगी वो कम होगी। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं होता, जैक म्यूटेशन होती है। असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट बढ़ेंगे, जैक म्यूटेशन होगी फिलाडेल्फिया क्रोमो। और पोलीसाइथीमिया वगैरह आपके पास ये ऐसी कंडीशन होती है जो कि रेड ब्लड सेल को भी बढ़ाती है, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट तीनों ही बढ़ेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली पोलीसाइथीमिया वगैरह में आपके पास क्या होगा कि रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे। पॉलीसाइथीमिया वेरा को और ज्यादा डिफरेंशिएट करने के लिए आपने ये याद रखना है कि पोली, पोली का क्या मतलब होता है, मैनी। तो इसमें आपके पास सारे ही बढ़ेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन पोली तो सारे, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल सारे